ओके एवरीबॉडी, तो आज हम बात करेंगे हमारा मॉड्यूल नंबर 7। किसकी बात करेंगे गाइस? हम मॉड्यूल नंबर 7 जिसका नाम है फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ ए फर्म। हेडिंग डालेंगे मेरे साथ साथ, फाइनेंसिंग decision of a firm. Financing decision, DECISIONS, financing decisions of a firm. ठीक है भाई, तो वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ ए फर्म। ठीक है भाई, और ये हमारा है मॉड्यूल नंबर 7। इज दैट क्लियर? चलिए लेट स्टार्ट। अब गाइस बहुत ध्यान से सुनिएगा, फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या होते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजंस क्यों लिए जाते हैं, क्लियर, ये हमें इसके अंदर सीखना है। जैसे मैंने कहा, एफएम इज नॉट 100% प्रैक्टिकल, इसमें साथ में थ्योरी भी आती है। ठीक है जी, तो इस चैप्टर में, इस मॉड्यूल 7 में हमें टोटल 3 चीजें हैं, 4 चीजें हैं जो स्टडी करनी है। क्या क्या करना है, पहले मैं यहां पर लिख दूं, थिंग्स टू स्टडी, थिंग्स टू स्टडी। ठीक है भाई, इस चैप्टर के अंदर हमें 4 चीजें हैं जो स्टडी करनी है। ठीक है भाई, सबसे पहले हमें स्टडी करना है इसका पहला पार्ट, जिसको हम बोलेंगे लिवरेजेस। लिवरेजेस, और आप इसे बोल सकते हो लीवरेज एनालिसिस, ये भी कह सकते हो आप इसे, लीवरेज एनालिसिस। जो पहला पार्ट हमें कवर करना है वो क्या है गाइस? लीवरेज एनालिसिस। ठीक है जी, जो सेकंड पार्ट हमें कवर करना है वो कवर करना है EBIT, EPS एनालिसिस। सेकंड पार्ट क्या कवर करना है गाइस? EBIT एंड EPS एनालिसिस। EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। ठीक है भाई, तीसरी चीज हमें कवर करनी है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। व्हाट वी गॉट टू कवर अप गाइस? कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। ठीक है जी, और फोर्थ एंड द लास्ट हमें इसमें पढ़ना है डिविडेंड डिसीजन। क्या कवर करना है? डिविडेंड डिसीजन। तो आउट ऑफ दिस चैप्टर, इस दिस मॉड्यूल, ये 4 प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं दैट नीड टू बी कवर अप इन अ ग्रेट डिटेल, जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, आउट ऑफ दिस मॉड्यूल 7, जिसका नाम है फाइनेंसिंग डिसीजंस ऑफ ए फर्म। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इसी सीक्वेंस में हम इसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे लिवरेज। ठीक है जी, देन वी कवर अप EBIT और EPS एनालिसिस। फिर हम कवर अप करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। कहने को ये थ्योरीज है, लेकिन इसमें पूरा न्यूमेरिकल सम्स बनता है। इज दैट क्लियर? और लास्ट में हम कवर अप करेंगे डिविडेंड डिसीजंस। तो आउट ऑफ दिस टॉपिक, दिस मॉड्यूल, 4 चैप्टर हैं जो वी हैव टू कवर अप थॉरली। बोलो जी, बात यहां तक क्लियर है? ओके। अब आपको पता है हम पढ़ रहे हैं FM। FM यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिंपल शब्दों में मतलब होता है, फाइनेंशियल वर्ड निकला है फाइनेंस। व्हाट इज फाइनेंस? मनी। मैनेजमेंट का मतलब होता है एक्विजिशन ऑफ मनी एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। पैसों का बंदोबस्त करना और उसे सही जगह यूटिलाइज करना। बोलो जी, बात क्लियर है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नथिंग, एज आई से, इट इज नोन एज द मैनेजमेंट ऑफ मनी। मनी मतलब पैसा। हिंदी में अगर मैं बोलूं, पैसों का सदुपयोग करना ही, पैसों का सदुपयोग करना ही क्या है? फाइनेंशियल
मैनेजमेंट है। और इसी को हम बोलते हैं दूसरे शब्दों में कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ मनी। व्हाट इज इट कॉल्ड? द साइंस ऑफ मनी। बोलो जी, बात क्लियर है? तो फाइनेंसिंग डिसीजंस हमारा किस चीजों पर डील करता है? फाइनेंसिंग डिसीजंस ये डील करता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, मतलब हमारे पास जो पैसा है वो कहां से आएगा। क्लियर है? पूरा फाइनेंस तीन चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला, पैसों का बंदोबस्त करो कंपनी के लिए। दूसरा, उस पैसे को सही जगह निवेश करो। और तीसरा, जिन लोगों से पैसा लिया है यानी कि शेयर होल्डर, उन्हें वो पैसा डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करो। बोलो जी, बात क्लियर है? तो ये पूरा टॉपिक इस पे डील करता है। तो इसमें दो चीजें कवर होती है फाइनेंसिंग डिसीजंस में। पहला कवर होता है अरेंजमेंट ऑफ फंड्स और दूसरा कवर होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड यानी कि डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट कहां करनी है उसके लिए कंप्लीट चैप्टर है हमारे पास जो हम अभी पढ़ेंगे, जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग, जो हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, क्या मेरी बात समझ में आ गई यहां तक? तो ये पूरा का पूरा हमारा मॉड्यूल नंबर 7 है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। अब सुनिए, ये मैं बार बार आपको बताता रहूंगा और ये हर बार पेपर में पूछा जाता है, सर व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया पेपर में और आएगा भी। तो याद रखना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। व्हाट? मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। पहले ये कहा जाता था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। क्या? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन बाद में हमें रियलाइज हुआ कि प्रॉफिट अगर मान लो इस साल मैक्सिमाइज हो भी गया, इसकी क्या गारंटी अगले साल प्रॉफिट ही होगा? हो सकता है लॉस हो जाए। तो प्रॉफिट इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। बोलो यस और नो। वेयर एज वेल्थ इज व्हाट? परमानेंट। एक बार अगर आपकी वेल्थ बन गई, क्लियर है, तो अगले साल खत्म हो जाएगी, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो अगर आप वेल्थ को मैक्सिमाइज करते हो तो प्रॉफिट अपने आप क्या होता है? मैक्सिमाइज होता है। बोलो जी, बात क्लियर है? इसीलिए आज की डेट में याद रखना, ये क्वेश्चन पक्का आता है एमसीक्यूज में। ऐसा कोई पेपर नहीं गया जिसमें ये ना है, बिल्कुल आसान है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? व्हाट डू यू से? मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। और शेयर होल्डर वेल्थ का मतलब क्या होता है कि जो शेयर होल्डर है मार्केट में उनके शेयर की वैल्यू को टॉप पर पहुंचा दो, शेयर की वैल्यू को क्या कर दो? मैक्सिमाइज कर दो। तो बताना, शेयर होल्डर की वेल्थ अपने आप मैक्सिमाइज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? अरे बोलो यस और नो। बोलो क्लियर है? तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। ओके, अब सर अब मैं इसको यहां से लिंक करने जा रहा हूं। क्लियर है? वेल्थ कब बढ़ेगी, कब एक कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ता है? जब उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया होती है। एम आई राइट और रॉन्ग? परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? जब वो ज्यादा प्रॉफिट कमाती है और ज्यादा डिविडेंड मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो हर बंदा, क्लियर है, उस कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है। बोलो जी, बात क्लियर है? ओके, कंपनी प्रॉफिट कब कमाएगी? टेल मी, कंपनी को प्रॉफिट कब होगा? जब वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी। कौन से बिजनेस में? जिसमें रिस्क है। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर आप रिस्क लोगे तो उसकी रिटर्न ज्यादा होती है। अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते तो रिटर्न है लेकिन बहुत कम है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एलआईसी में इन्वेस्ट कर दो। व्हाट इज दिस? रिस्क फ्री। वो कहता है सर 20 साल में हम आपका पैसा डबल कर देंगे। कितने साल में? 20 साल में। बोलो जी, बात क्लियर है? यस और नो? शेयर मार्केट क्या कहती है? 1 साल तो बहुत बता दिया आपने। बोलो जी, बात क्लियर है? यस और नो? हो सकता है 10 दिन में डबल हो जाए, हो सकता है 2 दिन में डबल हो जाए। बोलो जी, बात क्लियर? एंड वाइस वर्सा। एंड व्हाट? हो सकता है गिर जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, सो यू आर टेकिंग रिस्क, और रिस्क है तो रिटर्न भी है। बोलो जी, बात क्लियर है? तो चलिए, क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? तो जैसे मैंने कहा, इस चैप्टर में ये चीजें स्टडी करनी है। तो सर जो अभी आपने रिस्क की बात की वो इससे रिलेटेड है, लिवरेज। तो आज का हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक लिवरेज। तो अगर मैं एक लाइन में बोलूं व्हाट इज लिवरेज, तो लीवरेज को मतलब होता है इंग्लिश में पावर टू अचीव समथिंग।
क्या होती है? पावर टू अचीव समथिंग। चलिए आइए पहले चैप्टर शुरू करते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो इस मॉड्यूल में 4 चीजें पढ़ ली, समझ में आ गई बात यहां तक? आइए अब आप नेक्स्ट पेज से लिखना शुरू करिए चैप्टर का नाम, दैट वुड बी लिवरेज एनालिसिस। क्या है चैप्टर का नाम गाइस? लिवरेज एनालिसिस। यह है हमारा मेन चैप्टर और इसमें से श्योर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो दैट इज कॉल्ड लिवरेज एनालिसिस। नोट कर लीजिए पहले इसका नाम। चलिए भाई, तो चैप्टर का नाम हमने लिख लिया लिवरेज एनालिसिस। आइए अब इसको शुरू करते हैं। अभी मैं एफएम की बात नहीं कर रहा, अभी हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। अगर मैं आपसे बोलूं इंग्लिश लैंग्वेज में लिवरेज का मतलब क्या होता है? व्हाट? लिवरेज इन इंग्लिश, लिवरेज मींस पावर टू अचीव समथिंग। किसी चीज को प्राप्त करने की जो शक्ति होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? लिवरेज। क्या मेरी बात क्लियर है? जैसे मैं एग्जांपल लूं, भाई ये वॉल है, दिस इज द वॉल, कैन यू सी दैट? मैं आपसे कहूं इसे मुक्के मार के तोड़ दो, है कोई माई का लाल जो मुक्के मारे और ये दीवार तोड़ दे? नॉट एट ऑल, हो ही नहीं सकता सर, हाथ टूट जाएगा, वैसी सर्दी हो रही है। अगर मैं आपको एक बड़ा सा स्लेज हैमर दे दूं, स्लेज हैमर समझते ना, हिंदी में बोले तो हथौड़ा बड़ा वाला। अगर आप WWE देखते तो ट्रिपल एच लेके आता था, और आपसे कहूं अब इस दीवार को तोड़ दो, व्हाट हैपन? अब आप इसे तोड़ोगे नहीं, इसे चकना चूर कर दोगे। बोलो यस और नो? भाई यू आर द सेम पर्सन, आपका शरीर में वही ताकत है। ऐसा क्या हुआ कि पहले आप इसे नहीं तोड़ पा रहे थे और अब आप इसे तोड़ पा रहे हो? क्या आया? पावर। किसने दी वो पावर? हैमर ने। व्हाट इज दिस? दैट इज कॉल्ड लिवरेज। व्हाट इज दिस? लिवरेज, द पावर टू अचीव समथिंग। अब सुनते जाना, मैं यहां पर जमीन पर एक दरी बिछाऊं, दरी समझते हैं ना सब लोग, और उस पर 4 लोगों को बिठा दूं, क्लियर है, और इससे बोलूं खींचो, क्या ये खींच पाएगा? सवाल ही नहीं उठता। 4 लोगों को ना थोड़ा सा खींच पाएगा? नहीं। अब वही 4 लोग जो रिक्शा में बैठे होते हैं, रिक्शा वाला 1 किलोमीटर तक तो ले ही जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? क्या हुआ सर? उसमें जो टायर लगे हैं ना, जो पहिए लगे हैं, जो व्हील्स लगे हैं, वो उसे पावर देते हैं कि वो उससे क्या कर सकता है? खींच सकता है। बोलो हाँ या ना? तो व्हाट इज दिस? लिवरेज। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? तो ये तो एक मीनिंग हुआ लिवरेज का इंग्लिश लैंग्वेज में। अब एफएम में लीवरेज का मतलब क्या होता है? एफएम में लीवरेज का मतलब एक और होता है, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंस। क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंस। क्लियर? यानी अगर 2 फैक्टर हमारे पास है, एक्स और वाई, क्लियर है? एक्स में अगर मैं चेंज करूं, किस में चेंज करूं? इसके कारण वाई में कितना चेंज आएगा? इसको बोलते हैं लिवरेज। बोलो जी बात क्लियर है? अगर मैं एक्स में चेंज करूं तो इसके कारण वाई में भी चेंज आएगा। बोलो जी बात क्लियर है? तो एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को कितना इंफ्लुएंस कर रहा है? क्या कर रहा है? इंफ्लुएंस। दैट इज नोन एज व्हाट? लिवरेज। इसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी। अब ये क्या मुसीबत है सर? अगर मैं एक्स में चेंज करूं तो इसके कारण वाई में कितने % चेंज आएगा? इस चेंज को ही, इस इंफ्लुएंस को ही क्या बोला जाता है? लिवरेज। जैसे अगर मैं फाइनेंशियल डेटा में बात करूं, अगर मैं अपनी सेल में चेंज लाऊं, चेंज के 2 मीनिंग होते हैं, या तो बढ़ाऊं, क्या उसके कारण मेरे प्रॉफिट में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? नेचुरल सी बात है यार, सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल घटेगी तो प्रॉफिट घटेगा। क्लियर है? तो सेल में चेंज कितना इफेक्ट डाल रहा है, कितना इंफ्लुएंस कर रहा है, किसको? प्रॉफिट को। तो दैट इज सिंपली मींस व्हाट? लिवरेज। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ गया? और इससे हम क्या मेजर करते हैं? इससे हम मेजर करते हैं कि इन दोनों में हमारा रिस्क कितना बढ़ रहा है। बोलो जी बात क्लियर है? अगर सेल कम होती जाएगी
तो आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। बोलो बात क्लियर है? कैसे बढ़ेगा मैं अभी बताऊंगा आपको। क्लियर? तो अगर मैंने इतनी सारी बातें बोली, सर ये तो बड़ी कंफ्यूज कर रही हैं, तो अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो हम ये बोलते हैं लिवरेजेस आर द टूल्स, क्लियर, टू मेजर द रिस्क। बात खत्म। आसान भाषा में व्हाट इज लिवरेज? दे आर द टूल्स टू मेजर द रिस्क ऑफ द बिजनेस। बात खत्म हो गई। क्लियर है बात? तो अब लीवरेज का प्रयोग क्यों करते हैं? रिस्क को मेजर करने के लिए है। क्लियर? तो लीवरेज हमें ये बताता है कौन से बिजनेस में कितना रिस्क है। बोलो पॉइंट समझ में आया? हाँ या ना? सर हम वो बिजनेस ही क्यों कर रहे हैं जिसमें रिस्क है? क्योंकि बिना रिस्क लिए आप ज्यादा रिटर्न नहीं कमा सकते। हमने 11 की बीएसटी से पढ़ा है, बिजनेस फॉलो रिस्क। बोलो यस और नो? आप ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा रिटर्न मिलेगी, आप रिस्क ही नहीं लोगे तो रिटर्न होगी नहीं। मैंने एग्जांपल भी ली थी बड़ी आसान सी। एक क्रिकेटर है, जब वो रिस्क लेता है तभी वो 6 स्कोर कर पाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? भाई वो हवा में शॉट मारता है, हो सकता है कैच आउट हो जाए, यस और नो? चांसेस है। तो अगर वो रिस्क नहीं लेगा तो कभी भी वो 6 स्कोर नहीं कर पाएगा। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो टिप टिप करो, जिस हिंदी में बोलते हैं हम, तो 1 रन मिलेगा या वो भी नहीं मिलेगा। 6 तो आप कभी स्कोर, और हमने देखा है कितने बैट्समैन ऐसे हैं जो 6 मारने के चक्कर में आउट होते हैं। बोलो यस और नो? सो मेनी वी हैव सीन इन द मैचेस। तो ये है रिस्क। तो अब सवाल ये उठता है, मुझे बिजनेस में रिस्क लेना है, बिना सोचे समझे रिस्क ले लूं या पहले उस बिजनेस के रिस्क को समझूं? क्लियर है? उसमें रिस्क कितना ज्यादा है, फिर उसको कंपेयर करूं मेरी अपनी कैपेसिटी से, क्या मैं रिस्क ले सकता हूं या मैं रिस्क नहीं ले सकता, उसके बाद मुझे डिसीजन लेना चाहिए। बोलो हां या ना? बस खत्म हो गया कॉन्सेप्ट गाइस। इस पूरे लीवरेज के चैप्टर में हमें यही पता करना है कि कौन सा बिजनेस कितना रिस्की होता है। बोलो जी बात क्लियर है? उसमें रिस्क कितना है यह हमें नहीं निकालना, सिर्फ ये बताना है किसमें ज्यादा रिस्क है और किसमें कम रिस्क है। बोलो पॉइंट समझ में आ गया? तो 1 लाइन डेफिनेशन आई कैन से कि लिवरेजेस आर द टूल्स टू फाइंड आउट द रिस्क ऑफ ए बिजनेस। क्लियर है? तो लीवरेज का मतलब बेसिकली रिस्क लेना है। यह बात याद रहेगी? अरे बोलो यस और नो? चलिए आइए अब मेरे साथ साथ लिखना शुरू करिए। गाइस सारे नोट्स में ही बनवाऊंगा, जब भी मैं कुछ एक्सप्लेन करा करूं प्लीज आप कुछ मत लिखा करो, सारे नोट्स मैं लिखवाऊंगा आपको, ताकि वो नोट्स बिल्कुल एक्यूरेट होंगे जो आपको याद रखने हैं। क्लियर? चलिए आइए, तो चैप्टर चल रहा है लीवरेज। अब आप इसमें लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। प्लीज कीप क्वाइट, लिखते जाइए। द टर्म लीवरेज represents, the term leverage represents influence or power। ये मैंने वही लैंग्वेज लिखवाई, इंग्लिश मीनिंग। द टर्म लीवरेज रिप्रेजेंट इन्फ्लुएंस और पावर। ठीक है जी? पॉइंट नंबर 2। ठीक है? इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, in financial management, leverage represents the influence of one financial variable over some other related financial variable। क्या लिखा मैंने सेकंड पॉइंट? पहले पढ़ लेंगे। इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट लीवरेज रिप्रेजेंट द इन्फ्लुएंस ऑफ वन फाइनेंशियल वेरिएबल। यहां पर वेरिएबल का मतलब है जो हमेशा बदलता रहे, जो कभी भी फिक्स्ड। मैं बोलूं सेल क्या है, आप बोलो सर सेल वेरिएबल है, बोलो यस और नो? क्या आप कह सकते हो पूरे साल मेरी सेल सेम रहेगी? हो ही नहीं सकता। तो सेल को हम क्या बोलते हैं?
फाइनेंशियल वेरिएबल। प्रॉफिट क्या है? वेरिएबल है। बोलो यस और नो। सेल बदलेगी तो प्रॉफिट भी तो कंटिन्यूअसली बदलता रहता है। तो in financial management, leverage represent the influence of one financial variable over some other related variable। यही मीनिंग है। यानी एफएम में लीवरेज क्या दर्शाता है कि अगर हम अपने एक फाइनेंशियल वेरिएबल में चेंज लाएं तो उसके कारणवश हमारे दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आएगा। बोलो क्लियर? जैसे मैंने बोला, अगर आप सेल में चेंज करते हो तो उसके कारण हमारी प्रॉफिट में कितना चेंज आएगा। इस इंफ्लुएंस को ही क्या बोलते हैं हम? लिवरेज। क्या यहां तक कौन से समझ में आ गया? बोलो यस और नो। वेरी गुड। अब आप लिखेंगे इसी में पॉइंट नंबर 3, दीज फाइनेंशियल वेरिएबल्स may be cost, output, sales, EBIT। अब इस शब्द की आप आदत डाल लो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको कुछ बुक्स PBIT भी लिखती है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। दोनों का मीनिंग डिक्टो सेम है, नो कंफ्यूजन। बोलो जी, बात क्लियर है? यस और नो? या फिर EPS एक्सेट्रा। व्हाट इज EPS? अर्निंग पर शेयर। तो हमारे एफएम में ये फाइनेंशियल वेरिएबल्स होते क्या क्या है? कॉस्ट, ठीक है भाई, एक प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लग रही है। आउटपुट का मतलब होता है फिनिश यूनिट जो हमने प्रोड्यूस की है। सेल्स, क्लियर? प्रॉफिट, EBIT का मतलब सिंपल क्या है? प्रॉफिट। और EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर्स। बोलो जी, बात क्लियर है? यस और नो? तो अगर हम एक फाइनेंशियल वेरिएबल में चेंज करें तो उसके कारणवश दूसरे में कितना चेंज आएगा, इसी को लीवरेज कहा जाता है। क्या यहां तक कॉन्सेप्ट याद रहेगा? बोलो यस और नो? और लीवरेज उस चेंज को ही मेजर करता है, और जब हमें वो चेंज पता चल जाता है उसके आधार पर ही हम डिसीजन लेते हैं। वो सब कैसे होता है अभी हम स्लोली एंड ग्रेजुअली इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो गाइस, ऑन अ सीरियस नोट, आपको लीवरेज का एकदम मीनिंग समझ में आ गया? तो लीवरेज सिंपल आसान भाषा में चेंज है, इन्फ्लुएंस है। दो फाइनेंशियल वेरिएबल ले लो, सेल और प्रॉफिट, क्लियर है? या फिर कॉस्ट और आउटपुट। एक में चेंज करो, इसके कारण दूसरे में कितना चेंज आया, उस चेंज का नाम ही क्या है? लीवरेज। बोलो जी, बात क्लियर? ठीक है जी, ओके। ये हमने थर्ड पॉइंट में लिख दिया। अब आप लिख देंगे पॉइंट नंबर 4। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू कैलकुलेट the impact of, if we want to calculate the impact of change in variable x on variable y, comma, it is termed as लीवरेज ऑफ y विद x। क्या बोला हमने? इट इज टर्म्ड एज लीवरेज ऑफ y विद x। बोलो, बात समझ में आ गई? वही बोला मैंने, वही लिखा है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या इफ वी वांट टू कैलकुलेट द इंपैक्ट ऑफ चेंज इन वेरिएबल x, अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि अगर हमने वेरिएबल x में चेंज करा, इसका क्या इंपैक्ट, इंपैक्ट बोलते हैं प्रभाव को, किसको? इसका क्या प्रभाव पड़ा किसके ऊपर? y के ऊपर। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं कि एज लीवरेज ऑफ y विद x। आई होप मेरा पॉइंट समझ में आ गया। तो लीवरेज कुछ नहीं है, लीवरेज का मतलब क्या है? इंपैक्ट है। क्या है? इंपैक्ट। अब उस इंपैक्ट को हम टाइम्स में नापते हैं। किस में नापते हैं?
टाइम्स में। जैसे मैं बोलूं भाई x को चेंज होने पर y में 5 टाइम चेंज आया है, तो व्हाट इज 5 टाइम? लीवरेज। अरे बोलो क्लियर है? तो यानी एक वेरिएबल को चेंज करने पर दूसरे वेरिएबल में कितना इंपैक्ट आएगा, एंड दैट इंपैक्ट इज कॉल्ड व्हाट? लीवरेज। बोलो जी बात क्लियर है? अब सर हम ये नापते क्यों हैं, क्यों हम ऐसा करते हैं? जैसे मैंने बोला, इन ऑर्डर टू नो द रिस्क, इन ऑर्डर टू नो द रिस्क, क्योंकि इस इंपैक्ट से ही हम रिस्क को पता करते हैं। क्लियर है? तो इसलिए हम लास्ट में ये लिखेंगे कि लीवरेज आर द टूल्स टू मेजर द रिस्क ऑफ ए बिजनेस। आया समझ में? तो अब पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे, इन अदर वर्ड्स leverages are the tools to measure the risk of the business। ठीक है भाई? तो दूसरे शब्दों में हम क्या बोलेंगे कि लीवरेजेस क्या है? कम ऑन गाइस, टूल्स है टू मेजर द रिस्क ऑफ द बिजनेस। क्या मैं यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो गाइस यहां पर मैंने आपको सिर्फ लीवरेज की डेफिनेशन समझाई, लीवरेज का मीनिंग समझाया। इज दैट क्लियर? अब आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा पॉइंट नंबर कौन सा आएगा? 6। हेडिंग डालिए, रिस्क ऑफ द बिजनेस। यानी हमने कहा सर जो लीवरेज है ना, वो हमारे बिजनेस रिस्क को क्या करता है? कम ऑन एवरीबॉडी, वो मेजर करता है। लीवरेज किसको मेजर करता है? हमारे बिजनेस रिस्क को मेजर करता है। तो आइए पहले जानते हैं कि एक बिजनेस में कौन कौन से रिस्क होते हैं। एक बिजनेस में कौन कौन से रिस्क होते हैं? क्लियर है? क्योंकि जब तक आप रिस्क को नहीं मेजर करोगे, जब तक आप उस बिजनेस के रिस्क को नहीं समझोगे, क्लियर है, और बिना रिस्क को समझे अगर आपने उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दी तो 99% नहीं 100% श्योर है कि आपको लॉस ही होगा। बोलो जी बात क्लियर है? तो हम ये कहते हैं कि एक इन्वेस्टर को ना रैशनल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? भाई आपने जो पैसा कमाया है बहुत मेहनत से कमाया है, एम आई राइट और रॉन्ग? तो आप इसे सोच समझ कर खर्च करो, इसे फूंक फूंक कर खर्च करो। तभी तो हम देखते हैं टीवी पर ऐड आता है, ICICI प्रूडेंशियल। यस और नो? व्हाट इज प्रूडेंशियल? जो पैसे को बहुत फूंक फूंक कर खर्च करे। समझते हो ना, हिंदी में ये कहावत है। बोलो यस और नो? बहुत सोच समझ कर। ठीक है जी? तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि सर बिजनेस में किस तरह के रिस्क होते हैं। चलिए, तो गाइस हम कहते हैं बिजनेस में 2 तरह के रिस्क होते हैं। अब बिजनेस हैज 2 टाइप ऑफ रिस्क। ठीक है, पहले का आप नाम लिखिए, इसी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग रिस्क या बिजनेस रिस्क। इसको क्या बोलते हैं हम? बिजनेस रिस्क या फिर ऑपरेटिंग रिस्क। हाँ जी, पहले कौन सा रिस्क आता है? बिजनेस रिस्क या फिर ऑपरेटिंग रिस्क। लिखेंगे इसके अंदर, इट रेफर्स टू द रिस्क एसोसिएटेड विद। ठीक है गाइस, पहले थोड़ा सा थ्योरी समझना पड़ेगा, तभी आप लीवरेज को समझ पाओगे। इज दैट क्लियर? तो क्या बोला हमने? इट रेफर्स टू द रिस्क एसोसिएटेड विद द फर्म्स ऑपरेशन। इट रेफर्स टू द रिस्क एसोसिएटेड विद द फर्म्स ऑपरेशन। ठीक है जी? सेकंड पॉइंट, इट इज द uncertainty about the future operating income। क्या लिखा हमने? इट इज द अनसर्टेनिटी अबाउट
द फ्यूचर ऑपरेटिंग इनकम, जिसको हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, EBIT, कॉमा, दैट इज how well can the, that is how well can the operating income predicted, पहले नोट लिख लीजिए फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, how well the operating income can be predicted, ठीक है जी। उसके बाद लिखेंगे इट इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, इट इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, रेंट of the factory, comma, staff salary, telephone charges, electricity charges, etc. ठीक है भाई, क्या लिखा है मैंने लास्ट पॉइंट, इट इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ operating fixed cost, that is rent of the factory, staff salary, telephone charges, electricity charges, etc. बोलो जी, बात क्लियर है। अब देखिए गाइस, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान। सबसे पहले आता है गाइस बिजनेस रिस्क, या फिर हम इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग रिस्क। क्लियर यार, आप कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो तो उस बिजनेस में फिक्स कॉस्ट आएगी कि नहीं आएगी? आंसर इज यस। बिना फिक्स कॉस्ट के कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, अब सारी फिक्स कॉस्ट कहां से रिकवर करोगे? सर प्रॉफिट से रिकवर करेंगे। तो क्या हम इतना प्रॉफिट कमा पाएंगे कि हमारी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए? ये बताओ, सर्टेन है कि अनसर्टेन है? और जहां अनसर्टेनिटी होती है उसी को तो रिस्क कहते हैं। बोलो जी, बात क्लियर है? तो कोई सा भी बिजनेस अगर हम करें तो उसमें ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कितनी है? क्लियर है? अगर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब उसको रिकवर करने के लिए आपको प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा कमाना पड़ेगा। तो दैट वुड बी व्हाट? ऑपरेटिंग रिस्क। बोलो जी, बात क्लियर है? बड़ी छोटी सी एग्जांपल है यार। आप चाहते हो जी मैं इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ओपन करूं क्रोमा की टक्कर पर, या फिर सरगम, सुना आपने नाम सरगम? एक बहुत बड़ी चेन है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की। क्लियर? आई थिंक बिगर देन क्रोमा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बोलो जी, बात क्लियर है? तो सबसे पहले जहां भी जिस लोकेलिटी में आप ये शोरूम ओपन करना चाहते हैं, आपको स्पेस चाहिए। अरे बोलो हाँ या ना, खरीदोगे? सर इतना पैसा थोड़ी है, हमारा 10 करोड़ का बजट है, इतने की तो सिर्फ जगह आ जाएगी। जैसे हाई रेट चल रहा है तो क्या करेंगे हम? उसे रेंट पर लेंगे। बोलो जी, बात क्लियर है? फिर उसमें स्टाफ रखेंगे। क्लियर? फुल इलेक्ट्रिसिटी आएगी, टेलीफोन कनेक्टिविटी होगी। बताओ, क्लियर? अब पूरे दिन में सेल हो या ना हो, पूरे महीने में कितनी भी सेल हो, यह फिक्स कॉस्ट है कि नहीं है? बोलो जी, क्लियर और नॉट? तो यही क्या है? आपको ऑपरेटिंग रिस्क है, जो किसके कारण होता है? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से। अब चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, सेल हो या ना हो, मुझे समय पे रेंट भरना है, स्टाफ की सैलरी देनी है। बोलो यस और नो? बिजली का बिल भरना है। और आपको पता है यार, ये जो इलेक्ट्रिक शोरूम्स वगैरह होते हैं इनमें लाइटिंग जरूरत से ज्यादा होती है। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर उन्होंने डिस्प्ले के लिए 40 टीवी रखे हुए हैं तो 40 के 40 चलते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? फुल एसी होता है। क्लियर है? स्टाफ की सैलरी है, टेलीफोन चार्जेस है। तो ये तो हम बाद में सोचेंगे कि हम कमा कितना रहे हैं। पहली प्रायोरिटी क्या है? कि भैया ये जो फिक्स कॉस्ट एसोसिएटेड है, पहले मैं इसे रिकवर करूं। तो बात खत्म हो गई। फिक्स कॉस्ट के कारण जितना भी रिस्क होता है उसे हम बोलते हैं क्या? ऑपरेटिंग रिस्क। बोलो, याद रहेगी बात? आप फिक्स कॉस्ट हटा दो, रिस्क क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन कैन यू, सोच के बताओ, क्या आप फिक्स कॉस्ट हटा सकते हो? हाँ, हटा सकते हैं सर। सारे स्टाफ की छुट्टी कर दो,
तो फिर तो हो गया बिजनेस। क्लियर है? अंधकार करो, सारी लाइटें बंद रखो, जैसे ही कस्टमर आए तब सारी लाइटें खोलो, कस्टमर आएगा ही नहीं। अरे बोलो जी, बात क्लियर है? वो दूर से देखेगा अरे सब बंद है तो शायद शोरूम ही बंद है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो आप बिल्कुल भी इस फिक्स कॉस्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, इसके बिना आपका बिजनेस स्टार्ट हो ही नहीं सकता। क्लियर हो गई बात? तो एक बिजनेस में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के कारण जो रिस्क होता है उसी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग रिस्क, या उसी को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस रिस्क। पहला बोलो, समझ में आ गया? इन रिस्क को कौन मेजर करता है? लिवरेज। कौन मेजर करता है? लिवरेज। कैसे करता है वो अभी हम सीखेंगे। आई होप यहां तक समझ में आ रहा है? कम ऑन एवरीबॉडी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और रिस्क होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। क्या बोलते हैं गाइस? फाइनेंशियल रिस्क। द सेकेंड वन इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क। लिखिए, फाइनेंशियल रिस्क, इट refers to the additional risk. It refers to the additional risk placed on firms, shareholders. It refers to the additional risk placed on firms, shareholder because of use of debt. Because of use of debt. ठीक है जी? Because of use of debt. ठीक है जी? क्या लिखा हमने पहला पॉइंट? It refers to the additional risk placed on firm shareholder because of use of debt. अब डेट से मेरा मतलब है दोनों, लोन भी आ गया इसमें और डिबेंचर भी आ गया। बोलो जी बात, लिखिए लिखिए पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे। फाइनेंशियल रिस्क इज borne by the shareholders when a company uses debt in addition to equity financing. क्या लिखा हमने? फाइनेंशियल रिस्क इज borne by the shareholder when the company using debt in addition to equity financing. ठीक है जी? पॉइंट नंबर 3, companies that issue more debt instruments. Company that issue more debt instruments would have higher financial risk than companies financed mostly or entirely by equity. इक्विटी। ठीक है भाई, ये होता है जी फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है जी? इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेंगे। इन शॉर्ट, financial risk is caused by due to the
प्रेजेंस ऑफ फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज interest on debt and preference dividend. ठीक है गाइस, ये था हमारा फाइनेंशियल रिस्क. चलिए देखेंगे बहुत ध्यान से. वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. चलिए अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं. मैंने पहला पॉइंट लिखा सर, इट रेफर्स टू द एडिशनल रिस्क प्लेस्ड ऑन फर्म शेयर होल्डर्स बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ डेट. अब देखो गाइस, बड़ी सीधी सी बात है. आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको उसमें ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट तो लेनी पड़ेगी. अच्छा, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए. क्लियर? क्या हमारे पास जो फंड है, हम यानी कंपनीज, वो अनलिमिटेड फंड होते हैं? नहीं, हर एक के पास फंड कैसे है? लिमिटेड. तो अगर आपको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करनी है, फ्यूचर में ग्रोथ करनी है, तो यू नीड फंड्स. अब सर ये फंड कहां से आएंगे? भाई आपको मार्केट से लोन उठाना पड़ेगा, और जैसे ही आप लोन लोगे तो आपने एक और रिस्क दे दिया शेयर होल्डर को, और वो रिस्क क्या है? इंटरेस्ट. बोलो जी, बात क्लियर? हम जानते हैं कि अगर फर्म ने लोन लिया है और जितना भी फर्म प्रॉफिट कमाएगी उसमें पहले इंटरेस्ट की पेमेंट होगी, उसके बाद जो बचेगा वो इक्विटी में बांटा जाएगा. बोलो बात क्लियर? उसमें भी पहले इक्विटी को नहीं मिलेगा, पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस को. तो कंपनी के असली मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर. तो आपको नहीं लगता उनका रिस्क और बढ़ गया? अगर बचा तो उनके हिस्से में आएगा, नहीं बचा तो नहीं आएगा. और अगर कम प्रॉफिट हुआ तो इसका मेजर पोर्शन तो इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड के रूप में चला जाएगा. तो उनके लिए फिर से क्या है? रिस्क है. तो ऐसे रिस्क को हम क्या नाम देते हैं गाइस? फाइनेंशियल रिस्क. बोलो क्लियर? आप बोलोगे सर क्यों रिस्क ले रहा हूं? मत लो. तो अगर आप फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेते तो आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाओगे. बोलो जी, बात क्लियर है? इनसे पैसा उठाए बिना आप फ्यूचर में इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, और जब तक आप पैसे को इन्वेस्ट नहीं करोगे ये नहीं बढ़ेगा. हम एफएम में कहते हैं जो कैश है ना, वो सबसे ज्यादा आइडल एसिड्स है. सबसे ज्यादा निकम्मी नकारा कोई एसिड है ना, वो क्या है? वो कैश है. आप इसे तिजोरी में बंद कर दो 100 साल के लिए, 100 साल बाद भी निकालोगे तो उतनी ही रहेगी, अगर बची तो. चोरी हो गई तो अलग बात है. तो अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो फिर उसे निवेश करना पड़ेगा. पैसा केवल और केवल इन्वेस्टमेंट से बढ़ता है, सेविंग से नहीं बढ़ता. बोलो जी, बात याद रहेगी? इसीलिए मुझे अगर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा. इन्वेस्ट करने के लिए मुझे पैसा चाहिए. पैसा कहां से आएगा? हम लोन से लेंगे, फर्दर मनी. बोलो जी, क्लियर है? तो अल्टीमेटली जैसे ही लोन से पैसा लिया, अब ये हमारा इंटरेस्ट ड्यू हो गया, तो ये हमारा कौन सा रिस्क है? फाइनेंशियल रिस्क. तो बोलो बात क्लियर है? इसलिए मैंने लास्ट में बोला भाई देखो, जो फाइनेंशियल रिस्क है ना, वो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट के कारण होता है. इसमें सिर्फ दो चीजें आती हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन और प्रेफरेंस डिविडेंड. क्लियर है भाई? प्रेफरेंस को डिविडेंड दिया जाता है फिक्स परसेंटेज से. तो हम एफएम में भी इसे क्या बोलते हैं कि ये फाइनेंशियल रिस्क है. अकाउंट्स वाले बड़ा आसानी से कह के बच जाते हैं कि प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे, नहीं होगा तो. इज इट दैट सिंपल? क्लियर और नॉट? आप मना तो करो 1 साल डिविडेंड देने से, फिर देखो शेयर होल्डर क्या करेंगे. अरे क्लियर? तो इसीलिए डिविडेंड डिसीजन इज अ वेरी क्रूशियल डिसीजन. अरे पूरा एक चैप्टर रखा है भैया हमारे सिलेबस में, डिविडेंड डिसीजंस. क्लियर? ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले तो कह देते हैं प्रॉफिट क्या है, होगा तो डिविडेंड देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे. बट ये इतना आसान नहीं होता. इज दैट क्लियर? तो ये भी एक फाइनेंशियल कॉस्ट है, और जैसे ही कॉस्ट आएगी तो रिस्क आ गया. बोलो समझ में आ गया? तो अब अगर मैं इस पूरे रिस्क को सिंप्लीफाई कर दूं तो मैं इतनी सी लाइन बोलूंगा, ऑपरेटिंग रिस्क ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के कारण होता है. और ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट में क्या आता है? रेंट, स्टाफ सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी. आपने अभी कहा
कि इनमें से कोई भी कॉस्ट आप बचा नहीं सकते। बचा सकते हो क्या? अरे बोलो यस और नो। सर नॉट एट ऑल। क्लियर। फाइनेंशियल रिस्क किसके कारण होता है? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट के कारण, और उसमें दो चीजें आती हैं, इंटरेस्ट ऑन डेट और प्रेफरेंस डिविडेंड। बोलो क्लियर है? अब इन रिस्क को कौन मेजर करता है? लीवरेज। बोलो अब पूरा चैप्टर समझ में आना शुरू हो गया? चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत? अब हम पढ़ेंगे गाइस कि हमारे पास जो लीवरेजेस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर? मैं बहुत डिटेल में आपको समझा रहा हूं, इतना कुछ पूछेगा नहीं। मैंने बार बार आपसे कहा इंटरमीडिएट में कैलकुलेशन पे फोकस होता है। बस वो बोलेगा, एक फुल फ्लैज क्वेश्चन देगा और बोलेगा लीवरेज निकाल के दिखाओ। क्लियर है? लेकिन हम क्या कर रहे हैं हमें उसका आइडिया तो हो। अरे बोलो क्लियर और नॉट? चलिए, तो आप अगली हेडिंग डालेंगे मेरे साथ साथ, टाइप्स ऑफ लीवरेज। क्या आती है गाइस हमारी अगली हेडिंग? टाइप्स ऑफ लीवरेज। ठीक है जी। तो हम कहते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीवरेज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीवरेज। पहले को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। हां जी, पहले को क्या नाम देते हैं हम? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। आज के बाद हम इसे शॉर्ट में बोलेंगे DOL, डॉल। ठीक है? अब यहां डॉल का मतलब गुड़िया नहीं है, छोड़ा है हम वो गलियां। अरे क्लियर? अब यहां डॉल का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। क्लियर हो गई बात? सेकंड इसमें आता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। इसको हम बोलते हैं DFL। क्या बोलते हैं गाइस? DFL, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। ये क्या हुआ गाइस? DFL। तीसरे को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। शॉर्ट में इसे बोलते हैं हम DCL। क्या है गाइस तीसरा? DCL। तो व्हाट इज DCL? डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। हां जी, बोलो बात समझ में आ गई? तो गाइस बस मुझे आपको इसमें 3 लीवरेज समझाने हैं, इसके साथ 2 ब्रेक इवन पॉइंट समझाने हैं, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट और ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, और ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। जल्दी बोलिए, पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर? तो अगर मैं ऐसे ही डिस्कस करूं, जैसे नाम से पता चल रहा ऑपरेटिंग लीवरेज, इट मेजर द ऑपरेटिंग रिस्क, इट मेजर द फाइनेंशियल लीवरेज, इट मेजर द फाइनेंशियल रिस्क। अब सोचो, क्या एक बिजनेस में सिर्फ ऑपरेटिंग होता है, सिर्फ फाइनेंसिंग होता है, या दोनों होते हैं? अरे मेजॉरिटी बिजनेस में दोनों रिस्क होते हैं। तो अगर मुझे टोटल रिस्क चाहिए, क्या चाहिए? तो आई विल कैलकुलेट व्हाट? कंबाइंड लीवरेज। तो पहले एकदम स्पष्ट होना चाहिए, ऑपरेटिंग लीवरेज क्लिक करना चाहिए फॉर ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल लीवरेज फॉर फाइनेंशियल रिस्क, कंबाइंड लीवरेज फॉर टोटल रिस्क। अरे बोलो जी, बात क्लियर है? अब मुझे आपको 1 बाय 1 सिखाना है कि तीनों लीवरेज क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट होते हैं, एंड इट इज डन। क्लियर हो गई बात? चलिए शुरू करते हैं। पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड और बहुत सिंपल और आसान है। अभी तक कोई डाउट गाइस? कुछ पूछना है? समझ में आ गया यहां तक? चलिए, तो आप फिर से मेरे साथ साथ पहली हेडिंग डालेंगे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। और आज के बाद इसको हम शॉर्ट में किस नाम से पुकारेंगे जी? DOL, डॉल। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम इसे? डॉल। ठीक है जी। इसमें अब आप लिखते जाएंगे मेरे साथ साथ पॉइंट नंबर 1।
तो अब अगर मैं शॉर्ट यूज करूं DOL, तो आप समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है जी। DOL, मेजर द ऑपरेटिंग ऑब्लिक बिजनेस रिस्क ऑफ द फर्म। पॉइंट नंबर 1 गाइस, क्या लिखा हमने? DOL मेजर द ऑपरेटिंग ऑब्लिक बिजनेस रिस्क ऑफ द फर्म। बोलो जी, पॉइंट क्लियर है कि जो DOL है वो क्या मेजर करता है? ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर करता है। जैसे सिमिलर नाम है ना यार, ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब क्या? ऑपरेटिंग रिस्क। तो अगर मैं आपसे पूछूं मैं ऑपरेटिंग लीवरेज क्यों निकालूंगा? यह जानने के लिए कि जिस बिजनेस की, जिस फर्म की मैं बात कर रहा हूं उसमें ऑपरेटिंग रिस्क कम है या ज्यादा है। तो अगर मुझे ऑपरेटिंग रिस्क की जानकारी चाहिए तो आई विल यूज ऑपरेटिंग लीवरेज। तभी तो हमने कहा था कि लीवरेज क्या है? ये टूल्स है, क्या है? जो हमें रिस्क के बारे में बताते हैं। बोलो जी, बात क्लियर है? यस और नो? तो अगर आपको बुखार चेक करना है, क्या चेक करना है? तो आप बीपी वाली मशीन थोड़ी लगाओगे, यू विल यूज थर्मामीटर टू इन ऑर्डर टू नो वेदर समबडी हैज गॉट फीवर और नॉट। इज दैट क्लियर? तो अगर मुझे बिजनेस रिस्क नापना है तो विच लीवरेज आई विल यूज? ऑपरेटिंग लीवरेज। याद रहेगी बात? तो पहला पॉइंट, DOL मेजर द ऑपरेटिंग ऑब्लिक बिजनेस रिस्क ऑफ द फर्म। पॉइंट नंबर 2, DOL means tendency, TENDENCY means tendency of operating income EBIT to change मैंने वर्ड लिखा है डिस्प्रोपोर्शनेटली, स्पेलिंग कर रहा हूं मैं DISPROPORTIONATELY। ठीक है जी। फिर से, DOL मींस टेंडेंसी ऑफ ऑपरेटिंग इनकम यानी कि EBIT टू चेंज डिस्प्रोपोर्शनेटली विद चेंज इन सेल्स वॉल्यूम। बोलो जी, बात क्लियर है? गाइस, ये जो सेकंड पॉइंट लिखा है ना, यही पूरा लीवरेज की लाइन है। क्या मतलब निकला? बहुत आसान शब्दों में हम ये कहते हैं, अगर हम अपना सेल में चेंज ले आए, किसमें चेंज ले आए? उसके कारणवश, उसके हमारे ऑपरेटिंग इनकम में कितना चेंज आएगा, बस इसी को हम बोलते हैं क्या? ऑपरेटिंग लीवरेज। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, ऑपरेटिंग लीवरेज सिग्निफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज, क्लियर, इन सेल ओवर द EBIT ऑफ द फर्म। बोलो जी, बात क्लियर है? मतलब सेल में चेंज करने के कारण किसमें? हमारे प्रॉफिट में कितना चेंज आएगा, क्लियर है? अगर मैं ये इंपैक्ट जानना चाहता हूं तो आई विल यूज व्हाट? ऑपरेटिंग लीवरेज। बोलो जी, बात क्लियर है? यस और नो? समझ में आ रहा है? आप बोलो सर, सेल अगर चेंज होगी तो हमारा प्रॉफिट 2 टाइम्स बढ़ेगा, तो ये जो 2 टाइम्स है ये ऑपरेटिंग लीवरेज है। मेरी बात क्लियर है? आप बोलो सर, अगर सेल 10% गिरेगी तो प्रॉफिट में 5% चेंज आएगा, ये ऑपरेटिंग लीवरेज है। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, हमने इसे क्यों बोला डिस्प्रोपोर्शनेटली? मतलब ये प्रोपोर्शन में नहीं होता। क्यों नहीं होता सर? क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्या रहती है? सेम रहती है। चाहे आप 1 रुपए की सेल करो, चाहे आप 10 रुपए की सेल करो या 1 लाख की सेल करो, फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी? सेम। तो प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होता। क्या मेरी बात याद रहेगी? क्लियर है? देयरफॉर इसलिए इस चेंज को हम क्या नाम देते हैं? डिसप्रोपोर्शनेट चेंज। ठीक है जी। इसी पॉइंट को मैं अगले पॉइंट में लिखवा देता हूं आपको। लिखिए पॉइंट नंबर 3, दिस disproportionate change is
caused by operating fixed cost, comma, which does not change with change in sales volume. ठीक है जी, इट डज नॉट चेंज इन सेल वॉल्यूम. बोलो जी, बात क्लियर है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट नहीं बदलती सेल बदलने पर, इसलिए अगर सेल में चेंज होता है तो हमारे प्रॉफिट में चेंज होता है, और वो एक्यूरेट नहीं होता, वो कम ज्यादा होता रहता है. क्यों नहीं होता रहता है? क्योंकि बीच में फिक्स कॉस्ट क्या है, वो सेम है, क्योंकि वो ना तो बढ़ेगी और ना ही घटेगी. बोलो, बात समझ में आ गई? तो आसान शब्दों में हम कहते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज हमें यह बताता है कि अगर आप अपनी सेल में चेंज करोगे तो सेल में चेंज होने के कारण हमारे ईबीआईटी यानी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर कितना चेंज आएगा. बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? यस और नो? पॉइंट नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखते जाइए मेरे साथ साथ. इन अदर वर्ड्स, ऑपरेटिंग लीवरेज may be defined as the employment, employment, employment of an assets with fixed cost so that enough revenue can be generated to cover all fixed and variable cost. ठीक है भाई, क्या लिखा हमने लास्ट लाइन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन अदर वर्ड्स, ऑपरेटिंग लीवरेज में बी डिफाइन एज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट्स, मतलब एक एसेट्स को, ठीक है जी, विद फिक्स कॉस्ट, जिसकी कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड है, इस तरह से यूज करना ताकि हम उससे इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकें कि हमारी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पूरी की पूरी क्या हो जाए, रिकवर हो जाए. इसी को हम बोलते हैं लीवरेज. आई होप यहां तक क्लियर. चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे, बहुत ही आसान है. हायर द लीवरेज, हायर द लीवरेज, हायर विल बी द रिस्क. ये रूल याद रखना. क्या याद रखोगे? हायर द लीवरेज, हायर विल बी द रिस्क. ये रूल है. क्लियर? आपका लीवरेज जितना ज्यादा होगा उसका मतलब उसमें रिस्क उतना ज्यादा है. क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? चलिए, तो व्हाट इज ऑपरेटिंग लीवरेज समझ में आ गया. 2 बातें याद रखनी है, सारी बातें भूल जाओ यार. ये तो मैंने नोट पूरा लिखवाया क्योंकि 4 नंबर में आ जाता है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑपरेटिंग लीवरेज. अब अगर मैं आपसे कहूं याद क्या रखना है, 2 बातें याद रखनी है बस. पहला, ऑपरेटिंग लीवरेज ऑपरेटिंग रिस्क को नापता है. ऑपरेटिंग लीवरेज ये बताता है अगर हम सेल में चेंज करेंगे तो उसके कारण हमारे प्रॉफिट में कितना चेंज आएगा. बस बात खत्म. ये जानने के लिए जो हम लीवरेज निकालते हैं उसे बोलते हैं हम ऑपरेटिंग लीवरेज. बोलो जी, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. DOL is calculated as under. अब सर हम DOL निकालते कैसे हैं? तो याद रखना गाइस, इसके 2 फॉर्मूले हैं. DOL निकालने के कितने फॉर्मूले हैं? 2.
तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ठीक है जी, पहला फॉर्मूला क्या याद रखेंगे? ऑपरेटिंग लीवरेज किसके बराबर होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। और याद रखना कोई सा भी लीवरेज हमेशा आंसर देगा किसमें? टाइम्स में। तो याद रहेगी बात। तो ऑपरेटिंग लीवरेज इज ऑलवेज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT एंड इट विल ऑलवेज आंसर इन टाइम्स। क्लियर? इसका फॉर्मूला नंबर 2, DOL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT। परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है भाई, क्या रहेगा याद? परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आप दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एंड यू विल हैव द सेम आंसर। बोलो, याद रहेगी बात? तो क्या फॉर्मूला ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने का? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT या फिर परसेंटेज चेंज इन सेल्स अपॉन, सॉरी उल्टा बोला मैंने, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और कोई सा भी फॉर्मूला आप लगाओ, लीवरेज हमेशा आंसर देगा टाइम्स में। किसमें? टाइम्स में। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लिया यहां तक? जब भी आप लीवरेज का क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको एक इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। आइए देखते हैं वो इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है। तो जब भी हम लीवरेज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गाइस, वी हैव टू मेक व्हाट? इनकम स्टेटमेंट। इसको हम प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या? सबसे पहले हम लेंगे सेल्स। क्या लेंगे गाइस? सेल्स। इसमें से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। क्या लेस करेंगे? कॉस्ट। और हम सीख चुके हैं, ग्रुप 1 में भी हमने सीखा, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। बोलो जी यस और नो। कौन से चैप्टर में सीखा था सर? मार्जिनल कॉस्ट। मैंने कहा ना मार्जिनल पीछा नहीं छोड़ेगी। इज दैट क्लियर? तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? कंट्रीब्यूशन। और मैं बता चुका हूं आपको, कंट्रीब्यूशन मतलब सेल का वो भाग जो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद आता है। और इसका प्रयोग हम फिक्स कॉस्ट की रिकवरी में करते हैं। और जब फिक्स कॉस्ट पूरी रिकवर हो जाती है तो हम इसे प्रॉफिट में यूज करते हैं। बोलो जी बात क्लियर है? तो आप सेल में से क्या माइनस करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। क्या आ जाएगा गाइस? कंट्रीब्यूशन। अब आप इसमें से लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। क्या लेस करेंगे गाइस? फिक्स्ड कॉस्ट। तो जैसे ही आप कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे, इसको हम बोलते हैं EBIT। और भूलना नहीं, EBIT का मतलब ही क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। EBIT को एक नाम से और पुकारते हैं हम, क्या है गाइस वो नाम? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो EBIT की फुल फॉर्म अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया? अब आप टैक्स पढ़कर आए हो, पहले इंटरेस्ट जाएगा कि टैक्स जाएगा? बिल्कुल सही। तो इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट। अंडरस्टूड है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन। जो माइनस करेंगे क्या बचेगा? EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? टैक्स। टैक्स का मतलब है कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स का मतलब है इनकम टैक्स। तो जो बचेगा उसे बोलेंगे हम EAT। कुछ किताबें उसे PAT भी बोलती हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर
अर्निंग आफ्टर टैक्स। बोलो जी बात क्लियर। अब ये वो प्रॉफिट है जिसमें से इंटरेस्ट जा चुका है, जिसमें से भारत सरकार को टैक्स जा चुका है। तो अब ये प्रॉफिट जो बचा है वो शेयर होल्डर के लिए तो बचा है। अरे बोलो हाँ या ना। इस प्रॉफिट में से ही तो डिविडेंड दिया जाएगा। तो पहला डिविडेंड का अधिकार तो इसमें से इसलिए लेस करते हैं हम क्या, प्रेफरेंस डिविडेंड। हाँ जी, पहला क्या लेस करेंगे हम इसमें से, प्रेफरेंस डिविडेंड। इसको हम नाम देते हैं अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी। शॉर्ट में मैं इसे क्या बोलूंगा, ईएई। भाई खुद सोचो ना, आपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट दे दिया, भारत सरकार को टैक्स दे दिया, प्रेफरेंस वालों को उनका डिविडेंड, उनका शेयर दे दिया। बोलो हाँ या ना। तो अब उसके बाद भी जो प्रॉफिट बचा है वो किसके लिए बचा है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। तो आज के बाद जहां भी आप ये शब्द सुने ईएई, इसका मतलब अर्निंग अवेलेबल टू, तो क्या मैं इसको एक नाम और दे सकता हूं, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। बोलो यस और नो। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। और जैसे ही हम इसे इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा ईपीएस। व्हाट इज ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ठीक है जी, जल्दी बोलिए, समझ में आ गया है या नहीं। इसके आगे भी होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अगर मैं ईपीएस को मल्टीप्लाई कर दूं पी रेशियो से तो आ जाता है एमपीएस। क्या आ जाता है, एमपीएस। चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे। अरे बोलो पॉइंट समझ में आ गया। तो जब भी हमें ऑपरेटिंग लीवरेज चाहिए, क्या चाहिए, ऑपरेटिंग लीवरेज, तो ये इनकम स्टेटमेंट हमें बनानी पड़ेगी। तो याद रखना, पूरे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आपको ये इनकम स्टेटमेंट आती है। तो क्या है वो, सबसे पहले आप लेंगे सेल, उसमें से क्या माइनस करेंगे भाई, वेरिएबल कॉस्ट। क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन में से माइनस क्या आ जाएगा, उसमें से माइनस इंटरेस्ट ईबीटी, माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय, सॉरी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड ईएई। ये याद रखनी है इनकम स्टेटमेंट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो व्हाट आई विल गेट, ईपीएस। हाँ जी बोलो क्लियर। चलिए अब अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल लूं, बोर्ड पर देखते जाना। ये है फर्म ए और ये है फर्म बी। हम कह रहे हैं जी फर्म ए की सेल है 1 लाख, ध्यान से देखना, बी की सेल भी कितनी है गाइस, 1 लाख। इसमें से हमने लेस करा वेरिएबल कॉस्ट, मान लेते हैं 50%। आप जानते हैं सेल और वेरिएबल कॉस्ट में सीधा संबंध होता है। बोलो क्लियर है, जिसको आप बोलते हो लीनियर रिलेशन। यार सेल बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, सेल घटेगी तो वेरिएबल कॉस्ट घटेगी। 50% बोलो, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन कितना भाई, 50,000, 50,000 लेस फिक्स्ड कॉस्ट, मान लेते हैं 25,000, मान लेते हैं 40,000। ठीक है भाई, जल्दी बोलो क्या आएगा, ईबीआईटी कितना, और 10,000। इससे आगे मैं इनकम स्टेटमेंट नहीं बना रहा। बोलो क्लियर है। अब अगर मैं आपसे कहूं बताओ इन दोनों फर्म में कौन सी फर्म ज्यादा रिस्की है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क, इन दोनों फर्म में कौन सी फर्म ज्यादा रिस्की है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क, तो आप क्या करोगे, आप डीओएल निकालोगे, विच इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। इसका कंट्रीब्यूशन बोलो 50,000, ईबीआईटी बोलो 25,000। हाउ मच, 2 टाइम्स, सेकंड टाइम नहीं भाई, 2 टाइम्स। अरे बोलो क्लियर, या बोलो भाई
50,000 अपॉन 10,000 इक्वल टू 5 टाइम्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ जी बताओ, विच ऑफ द टू फर्म इज मोर रिस्की? आप बोलोगे सर बी ज्यादा रिस्की है, क्योंकि रूल याद रखना, हायर द लीवरेज हायर द रिस्क। अब ये सर रिस्क ज्यादा क्यों आ रहा है? इसलिए क्योंकि इसकी फिक्स कॉस्ट सिर्फ 25,000 है और इसकी फिक्स कॉस्ट 40,000 है। और अगर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होगी तो लीवरेज होगा। बोलो क्लियर है? और ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी तो लीवरेज भी ज्यादा आएगा। अब आप इसे इस दृष्टिकोण से सीखो, 1 लाख की सेल में से सिर्फ 25,000 की रिकवरी करनी है, विच इज क्वाइट सिंपल। अरे बोलो, लेकिन 1 लाख की सेल में से 40,000 की रिकवरी करनी है, विच इज अ बिट रिस्की। बोलो जी, बात क्लियर है? यस और नो? अब सुनना जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये जो लीवरेज आया 2 टाइम्स और ये जो आया 5 टाइम्स, क्लियर? जो हायर है वो ज्यादा रिस्की है, पर इसका मतलब क्या है? टेंडेंसी। क्या इसका मतलब? यही तो है कि अगर आप सेल में 1% चेंज करोगे, क्योंकि आपका लीवरेज 2 टाइम्स है, इसका मतलब इसका 2 गुना चेंज होगा किसमें? प्रॉफिट में। बोलो समझ में आया या नहीं आया? यहां पर अगर आप सेल में 1% चेंज करोगे तो इसका 5 गुना चेंज होगा किसमें? प्रॉफिट में। बोलो जी, बात क्लियर? यस और नो? तो अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, मैं आपसे कह रहा हूं सेल सिर्फ 20% बढ़ा दो फर्म ए की। फर्म ए की सेल कितनी बढ़ा दो? इसका डबल कौन बढ़ जाएगा? प्रॉफिट। तो हमारा ईबीआईटी 40% बढ़ जाएगा। क्यों सर? क्योंकि लीवरेज कितना चल रहा है? 2 टाइम्स। बोलो बात क्लियर है? बी में बताओ, अगर सेल 20% बढ़ा दो तो हमारा प्रॉफिट 100% बढ़ जाएगा। आया समझ में? क्योंकि सेल में 1% चेंज प्रॉफिट में 5% चेंज लाएगा, उसका 5 गुना। क्लियर? तो अगर आपने प्रॉफिट सिर्फ 20% बढ़ाया, सेल अगर सिर्फ 20% बढ़ाई, तो उसका 5 गुना करो, 100% प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा। बोलो जी, बात क्लियर है? अरे हाँ या ना? ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें रिस्क क्या है? ज्यादा है, ज्यादा रिस्क। और हम भूल गए वाइस वर्सा। अरे बोलो यस और नो? इसका उल्टा भी तो होगा। अगर सेल केवल 20% गिर गई तो आपका प्रॉफिट 100% गिर जाएगा। अरे बोलो यस और नो? 0 हो जाएगा। तो फिर कहां से ये फिक्स कॉस्ट रिकवर करोगे? बोलो बात क्लियर है? अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव साइड देखूं तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि मेरा लीवरेज हाईएस्ट होना चाहिए। इसे 5 से 10 गुना कर दो। इसका मतलब सेल में 1% बढ़ाओ, 10 गुना प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो सिर्फ 10% सेल बढ़ा दो, प्रॉफिट 100% बढ़ जाएगा। लेकिन इसका उल्टा भी तो होगा। अरे बोलो हाँ या ना? तो यहां पर अगर आपकी सेल 10% गिर गई तो आपका प्रॉफिट 100% गिर जाएगा। तो फिर कॉस्ट कहां से रिकवर करोगे? अरे लॉजिक समझ में आ रहा है या नहीं? तो ज्यादा रिस्क लेने से फायदा तो होता है, लेकिन इसीलिए हम कहते हैं कि एक फाइनेंस मैनेजर को लीवरेज का मॉडरेट लेवल रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। बोलो पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? अरे बोलो क्लियर? अगर बैट्समैन हर बॉल पे 6 लगाने की सोचेगा तो पक्का आउट होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? कभी वो आउट हो जाते तो आप गुस्से में बोलते हो, अरे मार तो दिया था 6, 10 रन आ तो गए थे इस ओवर में, अब हल्के खेलना था। बोलते हो नहीं बोलते? देखो आउट हो गया इसके चक्कर में। तो व्हाट इज दिस? दिस इज रिस्क। क्या लीवरेज का गेम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? इसलिए व्हाट वी शुड ट्राई? वी शुड ट्राई एंड कीप अ मॉडरेट लेवल ऑफ लीवरेज। क्लियर? अब यहां से एक बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट निकला। क्या मैं कह दूं लीवरेज सेल और ईबीआईटी के बीच में जो संबंध है इसे बताता है? बोलो हां या ना? इस पर बेस क्वेश्चन आता है।
सारे लीवरेज निकलवाएगा, फिर आपसे बोलेगा अगर हम सेल 10% घटा दें तो बताओ प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले पता तो हो कि कौन सा लीवरेज यूज करना है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? इज दैट क्लियर? तो ये रिलेशन क्लियर है? सर ये सच में ऐसा हो रहा है या आप ऐसे ही कर रहे हो? पक्का ऐसा होगा कि अगर आप अपनी सेल कितने % बढ़ा दो तो प्रॉफिट 100%। चलो चेक करते हो भी रहा है या ऐसे ही सर आप झूठ बोल रहे हो। चलो जी, सेल कितने % बढ़ानी है? 1 लाख का 20% बोलो, 1,20,000 हो गई सेल। अब आप इसमें से लेस करोगे वेरिएबल कॉस्ट। मैंने क्या बोला था? सेल और वेरिएबल कॉस्ट में पॉजिटिव संबंध होता है। सेल बढ़ाओगे कॉस्ट बढ़ेगी, सेल घटाओगे कितना आ गया? कंट्रीब्यूशन बोलो जी 60,000। क्या फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज आएगा? कितनी थी? ईबीआईटी बोलो 20,000। जल्दी से देखो कितना था ईबीआईटी? 10,000। 10 से कितना हो गया? कितने %? 100% चेंज। अरे बोलो क्लियर? समझ आया नहीं? अरे 100% तो बढ़ गया यार भाई। 10,000 पहले आप 10,000 प्रॉफिट कमा रहे थे, अब आप कितना कमा रहे हो? सिर्फ आपने सेल को 20% बढ़ाया है, आपके प्रॉफिट में 100% चेंज आ गया। किसके कारण? लीवरेज के कारण। व्हाट इज लीवरेज? रिस्क। क्योंकि आपने रिस्क ले रखा है। रिस्क मत लो तो लीवरेज 0 आ जाएगा, और जब लीवरेज 0 है इसका मतलब रिस्क नहीं है, और जब रिस्क नहीं है तो कोई रिटर्न नहीं है। बोलो जी बात क्लियर? एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसको हम बोलते हैं रिलेशन। क्या बोलते हैं? तो इस पर सवाल आएगा तो आपको पता होना चाहिए कौन सा लीवरेज किन दो चीजों में संबंध बताता है। अरे बोलो क्लियर? यस और नो? चलो एग्जाम्पल नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, जहां तक आपने लिखा उसके नीचे लिखिए रिलेशनशिप। क्या लिखेंगे गाइस? रिलेशनशिप। और ये मैं यूज करूंगा एग्जाम में, ठीक है जी? लिखिए DOL establish a relationship between sales and EBIT and indicate बिजनेस रिस्क। भूलना नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। क्या लिखा मैंने? DOL। व्हाट? DOL डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड EBIT। गाइस कितने सवाल सिर्फ इस नोट की वजह से सॉल्व हो पाएंगे आपसे, जब आपको ये पता होगा कि ऑपरेटिंग लीवरेज किन दो एलिमेंट पे संबंध बताता है। तो याद रहेगी बात, ऑपरेटिंग लीवरेज किन दो वेरिएबल में रिलेशन बताता है? सेल और EBIT में। और ये किसको इंडिकेट करता है? बिजनेस रिस्क को। बस ये रिलेशन याद रखना, बाकी हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बोलो जी क्लियर गाइस? ओ कम ऑन। तो यहां पर आकर हमारा पहला लीवरेज समाप्त हुआ। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। क्लियर? तो लीवरेज के लिए नियम क्या है? हायर द लीवरेज हायर द रिस्क। क्लियर है? लोअर द लीवरेज लोअर द रिस्क। और अगर दो फर्म का कंपैरिजन करें तो जिस फर्म का लीवरेज ज्यादा होगा उस फर्म का रिस्क भी ज्यादा होगा। और ऑपरेटिंग लीवरेज कौन से रिस्क को बताएगा? बिजनेस रिस्क को या फिर ऑपरेटिंग रिस्क को। क्लियर है? अब इस पूरे को अगर मैं सम करूं, ध्यान से सुनो मेरी बात, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बस 3 बातें याद रखो। कितनी बातें? 3। बात नंबर 1, ऑपरेटिंग लीवरेज टेल अस अबाउट द ऑपरेटिंग रिस्क। पहले पॉइंट समझ में आ गया? ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ऑपरेटिंग लीवरेज सेल और EBIT के संबंधों को
बताता है। बस ये 3 बातें याद रखो, गारंटी है हर क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा आपसे। बोलो जी क्लियर, किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा। बस 3 बातें याद रखना हर लीवरेज से रिलेटेड। तो ऑपरेटिंग की 3 बातें याद रखोगे। पहली, ऑपरेटिंग लीवरेज कौन से रिस्क को इंडिकेट करता है? ऑपरेटिंग रिस्क को। फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी किन 2 चीजों में संबंध बताता है? सेल और ईबीआईटी में। मैंने प्रूफ करके दिखा दिया आपको। बोलो क्लियर। तो यहां पर आकर हमारा पहला लीवरेज समाप्त होता है। कोई दिक्कत गाइस? चलिए, कुछ पूछना है?